जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना टीका मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डीका बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right through your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए। So आज हम बात करने वाले हैं about a very important topic. See, the topic is what are the specific skill set required to crack the CLAT examination. ठीक है, देखो अगर हम लोग CLAT एग्जाम की बात करें तो ये कोई वैसा एग्जाम नहीं है जो बहुत सिलेबस स्पेसिफिक एग्जाम हो, या आप सोचो कि यार ये मेरा एक डिफाइंड सिलेबस है और इसको मैं अगर क्लियर कर लूंगा, पढ़ लूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। मैं तुमको आज बता दे रहा हूँ, CLAT एग्जाम अगर तुमको क्रैक करना है, सबसे पहले तुम दिमाग में रख लो कि सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, आपको भागना है स्किल्स के पीछे। वो स्किल्स अगर आपके आ गए और आप इस स्किल्स को कपल कर देते हो मॉक के साथ, तो मुझे लगता नहीं आपको कोई सिलेबस की बहुत ज्यादा, हाँ सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, बट आपको सिलेबस कवर करने की कोई बहुत एज सच नीड है। ठीक है, मैं तुमको समझाता रहता हूँ कैसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द स्किल सेट रिक्वायर्ड। तो अगर हम लोग स्किल्स की बात करें तो क्या स्किल्स होती हैं भाई? सबसे पहली स्किल जो मेरे हिसाब से हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए जिसको क्लैट का एग्जाम देना है, दैट इज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। तुम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, यू नॉट ओनली रीडिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पेपर हो, ठीक है, और उस पर सही सारी चीजें लिखी हूं, मैं उसको वैसे करके पढ़ता जाऊं, उसमें तुम्हारा क्लैट का एग्जाम कोई बेनिफिट नहीं करेगा। ठीक है, तुम पढ़ सब ले रहे हो पर तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो। अब इस पेपर को मैं पूरा पढ़ूं, यहां तक पढ़ डालूं, यहां से लेके यहां तक, कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 मैंने ऐसे करके पूरा पढ़ डाला, यहां तक पढ़ डाला, जल्दी पढ़ा, सबसे पढ़ने सब लिया है, ऐसा कोई शब्द नहीं मैंने पढ़ाना हो, पर उसको पढ़ते समय मेरे दिमाग में एक जो पिक्चर, एक इमेज, जो एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि मुझे कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता। तो भी तुम बेकार हो। हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में एक बच्चा है, उसके बहुत ही खराब मार्क्स आए एक मॉक में, तो मैंने कहा व्हाट इज योर इशू मैन, लाइक रीडिंग प्रॉब्लम, रीडिंग नहीं हो पाती। क्योंकि बच्चे समझते हैं खुद भी, देखो टीचर्स, एक मेंटर वो समझता है एक बच्चे को, बट एक बच्चा भी समझता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है। इफ आई एम अ मेंटर, आई नो कि मेरे मेंटीज की क्या समस्या है, बट मुझसे ज्यादा बेहतर तो वो खुद के बारे में जानेंगे ना। तो जब मैंने उनसे पूछा like what is the problem, what is the issue, like why are not able to get the good score or increase your score, you're studying you're stuck in a plateau, तो उसने कहा सर मैं पढ़ सब लेता हूँ, पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाता आंसर। तब मुझे ये चीज महसूस हुई, ये स्किल बहुत बच्चों में नहीं है। वो रीड कर लेते हैं, वो रीड पूरा पैसेज कर डालेंगे, पूरा का पूरा पैसेज, पर जब बारी आएगी वो स्ट्रक्चर बनने की दिमाग में कि भाई हाँ मैं आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल 14 इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी से हम लोग कूद गए फिर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन से हम लोग कूद रविंदर सिंह केस पे, ऐसे करते 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 हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर दिमाग में बनाना था, वो बना ही नहीं पाए, सिर्फ रीड करते चले गए। क्वेश्चन आया, क्या रीड किया था, कॉम्प्रिहेंशन किया नहीं, सब भूल गए, वापस से कोई पैसे पे चले गए। उतनी देर में तो बेटा बंटाधार हो जाएगा, बाकी बच्चे धड़ाधड़ धड़ाधड़ टिक मारना शुरू कर देंगे और कहां पहुंच जाएंगे, एनएलयू, और तुम कहां पहुंच जाओगे, एमए कॉलेज में किसी। अब आप कहोगे सर सिर्फ एनएलयू ही कॉलेज होते हैं, नहीं मैं तुमको सच्ची बता रहा हूं, एनएलयू के अलावा भी अच्छे कॉलेज हैं, बट यार अभी तुम जब क्लैट का एग्जाम देने जाओगे तो यही सोच के जाओगे ना कि मुझे एनएलयू जाना है। हर बच्चा ही सोचता है जब वो क्लैट का एग्जाम देता है, तो यही सोचना कि मैं एनएलयू जाऊंगा। मैंने जब क्लैट का एग्जाम दिया, वेदर इट बी यूजी वेदर इट बी पीजी, मैंने यही सोच के दिया ना कि मैं एनएलयू जाऊंगा, ये सोच के दिया कि नहीं यार मैं क्लैट का एग्जाम दे रहा हूं पर मैं तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। इंसान सोचता है ना कि भाई मैं एनएलयू जाऊंगा, तो उस हिसाब से बता रहा हूं कि भाई रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंडिंग। तो भाई इसको कैसे सही करें? आप कहोगे सर आपने बता तो दिया स्किल होती है रीड करना, कॉम्प्रिहेंड करना, समझना चीजों को, इसको सही कैसे करोगे? उसके लिए सिर्फ एक तरीका है। कोई भी स्किल के लिए कोई मतलब पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता, कोई स्किल के लिए कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं होता। स्किल एक ऐसी चीज है जो टीचर आपको बता सकता है कैसे डेवलप करो, डेवलप आप खुद करोगे। व्हाट यू हैव टू डू इज वर्क व्हेन नो वन्स वाचिंग। मैं बोलता हूं भी हूं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे बहुत सिंपल सी फिलॉसफी जिम में भी होती है, स्वेट टुडे स्पार्कल टुमारो, वही वाला हिसाब है भाई। काम तब करो जब कोई नहीं देख रहा है। समझे इस चीज को? मतलब मैंने तुमको एक स्किल सेट बताया कि यार ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है, ये कैसे डेवलप करोगे मैं भी तरीका बता दे रहा हूं तुमको। अब वो तरीका डेवलप करने के लिए ना मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, ना ये मटेरियल तुम्हारी हेल्प कर पाएगा, ना तुम्हारा कोई और मेंटर तुम्हारी हेल्प कर पाएगा, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। तुम आज मेरे से ये चीज लिख के ले लो, नोबडी विल बी एबल टू हेल्प यू, ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ बाय डूइंग व्हाट, वर्किंग ऑन इट रिलेंटलेसली। तुम काम कर रहे हो, तुम अगर कहते हैं स्विमिंग सीख रहे हो, खाना पकाना सीख रहे हो, जिम करना चाहते हो, डेडलिफ्ट या स्क्वाट लगाना सीख रहे हो, तुम एक पर्टिकुलर चीज को सीख रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हो, तो भाई इस स्किल को डेवलप करने के लिए एक ही तरीका है मेरे भाई, रोज 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 वो काम करो जब कोई ना देख रहा हो। और ये सोच के मत करो, ये बात मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे किसी महापुरुष ने बोली थी। स्किल क्या कहते हैं, ये सोच के मत डेवलप करना कि आज हो जाएगी, 10 दिन बाद हो जाएगी, 15 दिन बाद हो जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। वो अपना काम ढंग से करो। 10 बार 20 बार, कोई 10 बार फेल होकर सीखता है, कोई 20 बार फेल होकर सीखता है। गाड़ी चलाना अलग अलग तरीके के लोग सीखते हैं। मुझे जब गाड़ी चलाना सीखना था, मुझे बहुत कम टाइम लगा था, और यही मेरी खुद की बहन है, उसने गाड़ी चलाना सीखा था, उसको बहुत टाइम लग गया, अभी तक नहीं सीख पाई है। तो वही चीज है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो अलग अलग टाइप के स्किल सेट होते हैं। ठीक है, चलो अब आपको ये चीज समझ में आई। अब भाई रीडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग, इस स्किल को जब तुमको डेवलप करना है, तो भाई मैं तुमको आज बता दे रहा हूं, इस स्किल को डेवलप करने का एक ही तरीका है, डू मोर एंड मोर रीडिंग। एंड रीडिंग कैन बी एनी रीडिंग, न्यूज़पेपर, ठीक है, एसेज, एडिटोरियल्स, और इट कैन बी व्हाट,
न्यूज़पेपर, ऐसे, एडिटोरियल, और कौन सा पेपर और कौन सी चीज होती है? उसके अलावा आपकी बुक्स भी चलेंगी मेरे भाई, बुक्स जो किसी अच्छे ऑथर की हो वो पढ़ना, चेतन भगत पढ़ने की जरूरत नहीं, समझे? ढंग की बुक्स पढ़ो जिसमें तुमको थोड़ा ज्ञान भी मिल जाए, ठीक है? तो भाई ये सब की बुक्स देखो, और भाई सिंपल चीजें इसको डेली पढ़ो, डेली बेसिस पे तुम अपना डिसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल किसी किसी की नेचुरली बहुत अच्छी होती है, जिसकी स्कूलिंग अच्छी हुई होती है उसकी नेचुरली बहुत अच्छी होती है, जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई होती तो उसकी नेचुरली अच्छी नहीं होती है। जैसे मेरी स्कूलिंग बहुत ही वाहियात स्कूल से हुई थी, तो मेरी नेचुरली अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे स्कूल में इंग्लिश के टीचर को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था। तो यार मुझे इसको डेवलप करना पड़ा, पर डेवलप कर ली मैंने। एंड अभी के टाइम में आई हैव मोर देन 40+ पब्लिकेशंस ऑफ जर्नल्स एंड ब्लॉग्स एंड ऑल। तो वो कैसे, वो रीड कर करके तो लिखेगा, रीड करेगा, रिसर्च करेगा, तो रिसर्चिंग का स्किल आया मेरे को, तो वो ऐसे ही आया, खुद से डेवलप किया। तो भाई रीडिंग करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू, ठीक है? ये सब मत करो कि तुम यहाँ पे आके सिर्फ देख लेते हो एनालिसिस, तुम आते हो कोई भी टीचर पकड़ते हो कि इसकी अच्छी लगती है एनालिसिस देख ली मैंने। ये मत करो भाई, ये मत करो। पहले जाओ और इंश्योर करो कि तुम वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो साथ में। टीचर तो एनालिसिस कर ही देगा, तुम अपना काम तो करो कि यार मैं भी पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। उसके अलावा एसेस के लिए एऑन एसेस जाओ, ठीक है? इसकी वेबसाइट पे जाओ, एसेस पढ़ो, क्या बुराई है? उसके अलावा न्यूज़ एडिटोरियल्स पढ़ो, आपके बुक्स पढ़ो। ये सब चीजें जब आप करोगे ना तो आपको बेनिफिट दिखेगा उस चीज का, समझे? आप धीमे धीमे रीड करने में प्रोफिशिएंट होते जाओगे, आप चीजें पढ़ के समझ पा रहे होगे, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। समझ में आया? उसके अलावा एक स्किल जो मेरे से हर क्लैट एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए, पेशेंस। बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, नोबडी कैन मास्टर दिस स्किल। पेशेंस इज अ थिंग दैट नोबडी कैन मास्टर, मतलब जल्दी से, पर धीमे धीमे इंसान होता है। तो आप इंसान के बर्ताव में फर्क पड़ता है। कुछ लोग बहुत इमेच्योर होते हैं, उनके अंदर कोई ठहराव नहीं होता, तुरंत तुरंत जो मन में आता है कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे उल्टे उल्टे एक्शन ले लेते हैं क्योंकि वो इमेच्योर बहुत होते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत छोटी उम्र से मैच्योर हो जाते हैं। जैसे मेरे केस में मैं मैं बहुत ही मैच्योर इंसान रहा हूँ मोस्टली। मेरी छोटी बहन बहुत जल्दी मैच्योर हो गई थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई पेशेंस क्या कहते हैं, यही चीज़ होती है। पेशेंस इंसान धीमे धीमे सीखता है। और ये पेशेंस क्यों हमको रिक्वायर्ड है? आपको अगर सर खराब नंबर आएंगे तो पेशेंस रिक्वायर्ड होगा? नहीं, पेशेंस सबसे पहले क्यों रिक्वायर्ड होगा? तुमको ये पता होना चाहिए कि 2 घंटे का पेपर है भाई, 2 घंटे का पेपर है, और 2 घंटे तुमको बिना बोले चुपचाप बैठ के पेपर सॉल्व करना है। 2 घंटे यू हैव टू सिट क्वाइट, किसी से बात नहीं करनी, कोई रील्स नहीं देखनी। एंड बिलीव मी, मैं बहुत लोग सोचेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, पेपर के बीच में कैसे कोई बात करेगा, रील देखेगा? बेटा ऐसे बच्चे हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं जिनको रील्स का इतना सॉलिड एडिक्शन है कि वो अपना फोन से क्या कहते हैं नजर नहीं हटा सकते। उनको 2-2 मिनट में देखना क्या हो रहा है, क्या रील चल रही, क्या रील चल रही, क्या रील चल रही। ऐसे लोग हैं भाई। तो मैं तुमको आज बोल दे रहा हूं कि भाई ये 2 घंटे बैठना भी एक स्किल है। 2 घंटे बैठो तो, तुम तो बैठ ही नहीं पाओगे 2 घंटे अगर तुम इतने बड़े एडिक्ट हो, तुम्हारा इतना बुरा अटेंशन स्पैन है, इतना बुरा तुम्हारा कहते हैं कंसंट्रेशन है। तो भाई सबसे पहले पेशेंस के साथ, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन, उसके साथ तुमको कम से कम 2 घंटे बैठना आना चाहिए। क्योंकि भाई वो 2 घंटे पेपर जिसने पढ़ा होता है वो हुक्ड रहता है। जो बच्चा 2 घंटे अभी के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा वो यही बच्चा कर पा रहा है। जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है वो यही है जिसको 2 घंटे हुक्ड बैठना ही नहीं आता। वो 2 घंटे में सोचेगा कि 2 घंटे कैसे मैं चुपचाप बैठ पाऊंगा एक जगह पे। मैं बैठा हुआ हूँ, पेपर है सामने, मैं लगा रहा हूँ, फिर मेरा मन कर रहा है मैं फोन चला लूँ, फिर मेरा मन कर रहा है मैं कुछ कर लूँ। तो ऐसे समय पे मैं कहूंगा कि तुमको भाई प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पेशेंट इनफ एंड कंसंट्रेटेड इनफ। कंसंट्रेशन और पेशेंस की बहुत बड़ी जरूरत होती है भाई। तुमको बताऊं, अगर 90,000 बच्चे एग्जाम देंगे, मैं एग्जाम्पल एक सपोज कर रहा हूँ, ठीक है? अगर 90,000 बच्चे एग्जाम देंगे, इससे 90,000 मुझे नहीं पता इस साल देंगे कि नहीं देंगे, इससे पहले कोई मेरा शॉर्ट बना दे कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हूँ। 90,000 बच्चे क्या कहते हैं एग्जाम देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए 90,000 में से 80,000 बच्चे तो वो होंगे जो ढंग से बैठ ही नहीं सकते, जो ढंग से 2 घंटे जिनसे कहा जाएगा कि बैठ जाओ तो नहीं बैठ पाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उनके दिमाग में वही सब घुसा हुआ है गोबर कि ला रील देख लें, क्या कर लें, उठ जाए थोड़ी देर, कुछ हाथ पैर हिला लें। ये नहीं चलेगा ना, 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ बैठो। तो अभी के लिए इसको कैसे डेवलप करोगे भाई? जीतू भैया ने एक एडवाइस दी थी, तेरा पढ़ने का मन नहीं करता तो सिर्फ पढ़, तेरा बैठने का मन नहीं करता तो सिर्फ बैठ जा। तो मैं तुमसे यही बोलूंगा, अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, बैठने का मन नहीं करता, भाई सिर्फ बैठ जाओ। कंसंट्रेशन पहले एलिमेंट में हम बाद में आएंगे, पहले पेशेंस के साथ तुम 1 घंटे बैठो तो कुछ काम करने। 1 घंटे बैठो, बहुत एनर्जी आएगा, मन करेगा कि छोड़ो यार हटाओ, नहीं पढ़ना मुझे, नहीं मन कर रहा। भाई बैठो, कोई तरीके से बैठो, टेबल से खुद को ग्लू लगा लो, अपने हाथ पे चिमटियां काटो, पर बैठो। 1 घंटे बैठो तो फिर उसके बाद उसके अंदर कंसंट्रेशन देखो कितनी देर थी। अगर 1 घंटे बैठा तो आधे घंटे, 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, कितनी देर में कंसंट्रेट था बाकी कितने दिन में। और भाई ये हर इंसान से होता है। मैं अभी अगर 1 घंटे पढ़ने बैठूंगा तो हो सकता है 10-15-20 मिनट, 10-15 मिनट मैं इधर सोचूं कुछ और, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। शुरू में 2 घंटे 3 घंटे बहुत नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंसंट्रेशन बनने का। उसका 4था घंटा 5वां घंटा लगेगा, सबका कंसंट्रेशन हिल जाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हाँ, पहले पेशेंस और कंसंट्रेशन का एक सही समीकरण में बैठाओ, क्योंकि तुमको 2 घंटे पेपर को देने हैं, समझे? दूसरा स्किल है। और भाई तीसरा स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा बच्चा रिलेंटलेस है? तुम क्लैट करने जा रहे हो, क्लैट के बाद क्या करोगे? लॉ करोगे। रिलेंटलेस कितने हो? रिलेंटलेस का मतलब पता है ना, जो बंदा एक बार गिर के फिर उठ के चलेगा अपने आप को झाड़ के, उसे कहते हैं रिलेंटलेसनेस होना, समझे? जो इंसान नेवर गिव अप एटीट्यूड का इंसान होता है, उसी के लिए लॉ बना है। क्योंकि लॉ में जितने
सिलेक्शन नहीं है उतने रिजेक्शन है। और सिर्फ क्लैट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, जब तुम अपना बीए या सॉर्ट ऑफ बीबीए या जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स एलएलबी वाला परस्यू करना शुरू करोगे, तभी तुमको वहां पे भी मल्टीपल रिजेक्शंस मिलेंगे। और भाई एक इंसान रिलेंटलेस तभी बनेगा, आगे तभी जाएगा, रिलेंटलेस होगा। एक रिजेक्शन से वो फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वो आगे जाएगा, वो देखेगा, फिगर आउट करेगा और फिर उसके बाद फिर शुरू करेगा, रीस्टार्ट वाला सिस्टम। तो भाई रिलेंटलेस होना बहुत जरूरी है। भाई मॉक दोगे, बहुत बच्चे तो ये गधापन करते हैं, मॉक देके एनालिसिस नहीं करते, मॉक देके चुप हो जाते हैं नंबर देख के। एनालिसिस करो, नहीं तो जो टीचर कर रहा है उसका एनालिसिस देखो, समझे। मॉक दोगे, एनालिसिस करोगे, मैं तुमको आज बता दे रहा हूँ, ये सब चीजें करोगे, कई बार ऐसा होगा कि स्कोर 80 आ रहा है, और कभी बार ऐसा भी होगा स्कोर 60 आ रहा है, कभी बार ऐसा भी होगा स्कोर 90 आ रहा है। जो बच्चा, और ये सारे स्किल्स आइदर और नहीं है, सारे स्किल्स साथ में है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग अच्छा है, बच्चा पेशेंट है, बच्चा रिलेंटलेस है, तो वो देख रहा है कि मैं 80 से 60 पे ड्रॉप हुआ, कोई बात नहीं, 90 पे जा रहा हूँ, फिर मैं 70 पे आ रहा हूँ, फिर मैं 90 पे जा रहा हूँ, फिर 95 चला जा रहा हूँ। ऐसे करते करते वो देख रहा है कि मेरी, और बस लॉन्ग टर्म में ग्राफ ऊपर जा रहा है, मेरी जो प्रोग्रेस है वो ऐसे है, मतलब ऐसे ऊपर जा रही है, वो ये नहीं है मतलब नीचे भी आ रही है फिर ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे करके लीनियर कर नहीं है। तो ये एकदम धीमे 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 लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रही है, ठीक है। ये बच्चा वही देखेगा जो रिलेंटलेस होगा, जो एक बार गिर के फिर उठ के खड़ा होकर भागना शुरू करेगा। जो एक बार गिर गया, एक बार चोट खा गया और फिर उसके बाद बोलने लगा कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं यार हो नहीं पा रहा, छोड़ो ना यार, भाई तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम मुझसे लिख के लो, इसलिए नहीं कि तुम क्लैट नहीं क्वालिफाई कर पाए, इसलिए कि तुम्हारा एटीट्यूड ही नहीं है कुछ करने वाला, तुम इस टाइप के इंसान ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर ग्रिट ही नहीं है, तुम्हारे अंदर एक ईगो ही नहीं है जो बच्चे के अंदर होना चाहिए। ईगो बच्चों के अंदर दो तरीके का होता है, एक होता है तुम्हारा ढंग का ईगो, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा फ्री फंड का इन्फ्लेटेड ईगो। दो बच्चे हैं मान लो, एक टीचर है, ठीक है, मान लो एक टीचर है, एक बच्चा है ए, एक बच्चा बी, ठीक। दोनों ने मान लो टेस्ट दिया, दोनों का नंबर खराब आया, या फिर दोनों को टीचर ने कोई होमवर्क दिया था, टीचर ने पूछा क्लास में, दोनों बच्चे बता नहीं पाए, ए को भी उसने जम के सुनाया, बी को भी उसने जम के सुनाया। ए को बोला कि तुम स्टोरी पर लगा के घूमना फिरना तो खूब कर रहे हो, पढ़ाई तुमसे नहीं हो रही है। इसको कह रहे कि भाई ये तुम्हारा कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, इस तरीके से दोनों को सुनाया। अब जो बच्चा इन्फ्लेटेड ईगो वाला होगा वो क्या करेगा, टीचर से दुश्मनी मान लेगा, वो टीचर को बुरा समझ लेगा, वो कहेगा मैं इसकी क्लास ही नहीं जाऊंगा, बेवकूफ़ है ये, मुझे क्या बताएगा, मैं बहुत काबिल हूँ, मैं इन्फ्लेटेड ईगो इसका पूरा। एक बच्चा जो थोड़ा ईगोइस्टिक होगा, वो सही सेंस में ईगोइस्टिक होगा, वो क्या करेगा, वो रिलेंटलेस बच्चा होगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, सर ने मुझे अभी सुनाया है, मैम ने मुझे अभी सुनाया है, मैं अगले टेस्ट में या अगली क्लास में इंश्योर करूंगा कि इन्होंने मुझसे कुछ भी पूछा मुझे पता हो, मैं अगले टेस्ट में इंश्योर करूंगा कि मेरे नंबर सबसे ज्यादा है क्लास में। इसे कहेंगे प्रॉपर ईगो जो होना चाहिए एक इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर, एक रिलेंटलेसनेस कहते हैं इसे। ये वाला बच्चा तो कोई दिन का नहीं है भाई, ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज तुम उसे लिख के ले लो, कुछ भी नहीं कर पाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा आपका पैसा बर्बाद करेगा। तो दिस इज इट। तो भाई ये 3 क्वालिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये आपके अंदर हैं तो आप क्लैट एग्जाम के लिए बने हो, आप 110% बने हो, इस क्वालिटीज को डेवलप भी कर सकते हो ताकि उस फील्ड में रहो। और बाकी 6 महीने बचे हैं मेरे भाई, अब नहीं डेवलप करोगे तो कब डेवलप करोगे। 6 महीने आर वेरी लाइक टाइट टाइम, मैं कहूँगा बहुत ही टाइट टाइम है, कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत लूज है कि मजे ही मजे हैं, 8 महीने 10 महीने हैं तो तुम सोच भी सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो, और ये भी नहीं बहुत कम है, एक्सट्रीमली ओवर केस है। 3 महीने तो मैं कहता भाई अब तो बहुत ही मुश्किल है, बट 6 महीने है, मतलब अब एक्शन का टाइम है, तुम्हारे पास फालतू पने का टाइम नहीं है, समझे। चलो, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सो प्लीज सब्सक्राइब लेवल क्लैट फॉर मोर एंड मोर सच कंटेंट। ऑब्वियसली हम लोग पोल्स भी डालें तो पोल्स पे भी आंसर कर सकते हो चीज़ों के बारे में। उसके अलावा हमारी फ्री सीरीज चालू है अबाउट टॉल्ट लॉ, उसको भी देखिए कहते हैं। और उसके अलावा उस सीरीज के वो क्वेश्चंस चाहिए तो वो आपको लेवल अप के ऐप पे मिलेंगे, तो उस ऐप को इंस्टॉल करिए और क्वेश्चंस भी लगाइए, ठीक है, फ्री कोर्स को फॉलो करते हुए चलिए। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज जॉय साइनिंग ऑफ।